हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम आरसीसी की क्वेश्चन सीरीज का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने 50 क्वेश्चन के अराउंड डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एसएससी जेई एग्जाम, यूपीपीएससी एग्जाम्स या स्टेट जेई या स्टेट एई एग्जाम्स के लिए। आज हम उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो विजिबल हो रहा है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स इज। ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो अपने को नंबर ऑफ ग्रेड पूछी है, ऑप्शन दे रखा है 3, 4, 5 एंड 7। तो ध्यान से देखना, ये बात कर रहा है आपके पास तीन टाइप की आपको ग्रेड बताई थी। क्या कौन कौन सी टाइप की ग्रेड होती है आपको नोन होगा? एक तो ऑर्डिनरी ग्रेड, एक स्टैंडर्ड एंड थर्ड वन हाई स्टैंडर्ड। तो देखा ध्यान से, यहां से कुछ क्वेश्चन क्लियर कर लेना। यहां से हमने देखा था कि यहां जो कंसीडर किया जाता है M25, M30, M35, M40, M45, M50 एंड M55, 3, 3, 6 एंड 7। क्लियर है? अब जितनी भी M50 से यहां पर ये लिख सकते हैं, अबव M55 वो किस में कंसीडर होगी? मतलब इसका मतलब M55 इसमें कंसीडर नहीं होगी। बिलो M25 जो भी ग्रेड है, मतलब M10 से लेके M20 तक की ग्रेड, वो सारी किस में कंसीडर की जाती है? ऑर्डिनरी ग्रेड में। तो टोटल हमसे ये पूछा गया है कि IS 456 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ग्रेड कंक्रीट मिक्स कितनी है? 7 है। बट ध्यान देना क्वेश्चन में क्या चेंज है, ये कब तक है? 2000 के अकॉर्डिंग। बट अमेंडमेंट हुआ है एक, मतलब एक बदलाव किया गया कोड में मई 2013 में, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, कोड में एक ग्रेड और ऐड कर दी गई, दैट इज ग्रेड M60। कौन सी ग्रेड ऐड कर दी गई? यहां पर M55 की जगह यहां पर क्या मैक्सिमम ग्रेड क्या कर दी गई? M60। अगर ये पूछता अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 2013 द नंबर ऑफ ग्रेड इज, देन नंबर ऑफ ग्रेड विल बी 8। क्लियर है? तो यहां पर अब जो नया क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्डिनरी का इनका क्राइटेरिया रखते हैं, ऑर्डिनरी ग्रेड, फिर स्टैंडर्ड की बात करते हैं और थर्ड वन हाई स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ध्यान देना ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा? M10 से लेके M20, ये कहां से कहां तक हो जाएगा? M25 से लेके M60 एंड अबव M60 क्या हो जाएगा? किसमें कंसीडर हो जाएगा? हाई स्ट्रेंथ में। क्लियर है यहां तक? तो अगर अमेंडमेंट 2013 के अकॉर्डिंग पूछे तो नंबर ऑफ ग्रेड विल बी 8। अगर IS 456 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो नंबर ऑफ ग्रेड विल बी 7। IS 456 2000 के अकॉर्डिंग पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। पिछली बार भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 पार्ट्स में भी, कि क्वेश्चन आ चुका है, मैंने सबके लिए कवर बता दिया था। देखो 5 कंडीशन होती है एक्सपोजर कंडीशन, 5 एक्सपोजर कंडीशंस होती है। उसके अकॉर्डिंग जो नॉमिनल कवर की वैल्यू होती है वो पूछी गई है, नॉमिनल कवर। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? माइल्ड, मॉडरेट, बार बार इस टेबल को याद कर लेना, बार बार पूछा जा रहा है, सीवर, वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम। 5 कंडीशन है। माइल्ड के लिए कितना होता है? 20 mm, इसके लिए 30 mm, इसके लिए 45 mm, इसके लिए 50 mm और इसके लिए 75 mm कवर होता है। क्लियर है? तो देखना यहां पर पूछा गया अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन शुड नॉट बी लेस देन, ये मिनिमम कवर है, क्या हो जाएगा? 30 mm। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन लिमिट स्टेट मेथड क्या दे रखा है? इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मैन एनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरी। मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि मैन एनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, मैन एनफोर्समेंट, उसके बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, उसका प्राइमरी फंक्शन होता है क्रैकिंग को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? क्रैकिंग को कंट्रोल करना। क्लियर है? बट अब इसके साथ साथ हमारे पास 2 ऑप्शन और है, ध्यान देना। इसमें ड्यूरेबिलिटी के लिए भी पूछ सकता है आपको, ड्यूरेबिलिटी किसके लिए प्रोवाइड की जाती है, एंड थर्ड वन आपको पूछ सकता है डिफ्लेक्शन के लिए। तो देखना ड्यूरेबिलिटी किसके लिए होता है? ड्यूरेबिलिटी होता है जो आप नॉमिनल कवर की बात करते हो। अगर कभी आपसे पूछ ले कि नॉमिनल कवर या ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कौन सा इनमें से
कौन कंट्रोल करेगा, तो इनके बारे में कुछ डिटेल पूछे तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अगर पूछ सकता है तो उस टाइम ड्यूरेबिलिटी लगाएंगे, और डिफ्लेक्शन के लिए क्या आता है हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, स्पान टू द डेप्थ रेशियो। स्पान टू द डेप्थ रेशियो को डिफ्लेक्शन, मतलब स्पान टू द डेप्थ रेशियो क्या कंट्रोल करता है, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। और अगर किसी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी डिफाइन करनी है तो किससे डिफाइन की जा सकती है, नॉमिनल कवर एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेंडिंग, ये तो सबको याद होगा, इन बेंडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। देखो ध्यान से, ये पूछ रहा है लिमिट स्टेट मेथड में आप जब स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो तो उस केस में यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर। तो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.0035। किसमें, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035। अगर यही आपसे ये पूछ लेता एक्सियल कंप्रेशन में कितनी वैल्यू होती है, तो एक्सियल कंप्रेशन में, एक्सियल कंप्रेशन की स्ट्रेन की ये वैल्यू होती है 0.002। और अगर यही आपके पास पूछ लेता कि रेनफोर्समेंट मतलब टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट के लिए स्ट्रेन की परमिसिबल वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, और दोनों ग्रेड के लिए अलग अलग याद रख सकते हैं हम 415 एंड 500 के लिए। नेक्स्ट वन, in the design of pre-stress concrete structure which of the following limit states will come under the serviceability at limit state। इसके लिए आप पीछे वाला पार्ट देख सकते हो, लास्ट पार्ट में मैंने बताया कि लिमिट स्टेट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सेकंड वन इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्लियर है, तो लिमिट स्टेट ऑफ अपने को किसका पूछा, सर्विसिबिलिटी का। देखो कोलैप्स के अंदर क्या आते हैं, जो भी फोर्स या फोर्स का इफेक्ट होता है दैट इज considered in limit state of collapse and other than that is considered in limit state of serviceability। तो देखो फ्लेक्सर एंड क्रैकिंग, फ्लेक्सर किसके अंडर आता है, फ्लेक्सर किसके कारण से होगा, कोई भी चीज में बेंडिंग आएगी वो किसी फोर्स के कारण से आएगी, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वन, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग को दोनों को ही हम किसमें कंसीडर करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। नेक्स्ट, सी बी ऑप्शन में भी प्रोबेबल हो सकता है, आगे देखते हैं सी ऑप्शन, शियर, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। तो देखो शियर भी किसके कारण से होता है, ड्यू टू फोर्स, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, शियर एंड डिफ्लेक्शन, देन शियर फिर अगेन कंसीडर नहीं होगा, तो मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट that should be used in sea water or when exposed directly along the sea coast। ध्यान देना, यहां पर आपको आरसीसी के लिए डेटा पूछा हुआ है, तो देखना कंडीशन क्या होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम, 5 कंडीशन होती है। मिनिमम ग्रेड हम याद रखेंगे आरसीसी के लिए, फॉर आरसीसी ध्यान देना M20, M25, M30, M35 एंड M40। तो आपने को किसके लिए पूछा है, सी कोस्ट के लिए, या फिर कोई स्ट्रक्चर को सी वाटर के अंदर रखा गया तो उसके कंडीशन में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगी, दैट इज M30। और ध्यान देना अगर यही पीसीसी के लिए डेटा पूछ लेता देन यहां पर आंसर क्या हो जाता, M20। अगर पीसीसी के लिए डेटा पूछता तो यहां पर आंसर क्या हो जाता, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, तो डेटा विल बी M20। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the section of a reinforced beam where the most strength concrete fiber in compression and tension in steel attains permissible stress simultaneously। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई कंक्रीट बीम है, रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, जो क्या हो रहा है, जिसके आउटर मोस्ट कंप्रेशन और टेंशन फाइबर है, आउटर मोस्ट कंप्रेशन और टेंशन फाइबर है, मतलब टेंशन फाइबर कौन से, रेनफोर्समेंट, और यहां से दोनों एक साथ अपनी परमिसिबल लिमिट को अटेंड करते हैं, स्ट्रेस की परमिसिबल लिमिट को अटेंड करते हैं। तो यहां पर किस टाइप का सेक्शन होगा, देखो जब इस टाइम जो यहां पर हम बात करेंगे कि कंक्रीट अपनी मैक्सिमम लिमिट पर है, मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट पर है, और स्टील अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट पर है, जब दोनों एक साथ फेल होते हैं तो इस टाइप के सेक्शन को क्या बोला जाता है, बैलेंस सेक्शन। इस टाइप के सेक्शन को क्या बोला जाता है, बैलेंस सेक्शन। ये तो ऑप्शन सही है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्शन, थर्ड वन क्रिटिकल सेक्शन। तो अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो बैलेंस सेक्शन इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल
सेक्शन, तो ये भी सही हो सकता है। बट बैलेंस सेक्शन लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट दोनों के लिए सही हो सकता है। अब बात करते हैं, क्या बैलेंस सेक्शन एक टाइप का इकोनॉमिकल सेक्शन है? नहीं, बैलेंस सेक्शन एक टाइप का इकोनॉमिकल सेक्शन नहीं है। इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है, कौन सा सेक्शन हो गया? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज आल्सो नोन एज मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, क्योंकि उसमें स्टील जो यूज होता है, क्वांटिटी ऑफ स्टील जो यूज होती है वो बैलेंस सेक्शन से कम होती है, इसीलिए अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, उसी को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिकल। इसीलिए ऑल ऑफ द इकोनॉमिकल, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहां पर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाएंगे, दैट इज बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो डेड लोड के बारे में कंडीशन दी है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन क्या दे रखा है? डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर। सेकंड दे रखा है डेड लोड चेंजेस देयर पोजीशन एंड वेरी इन मैग्नीट्यूड। थर्ड वन दे रखा है डेड लोड आर नोन इन द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन। डेड लोड क्या, एक चीज ये बताइए, किसी स्ट्रक्चर का लोड आएगा, खुद का लोड आएगा। देखो दो टाइप के लोड हम जनरली कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वन इज डेड लोड एंड सेकंड वन इज लाइव लोड। ध्यान से देखना, तो डेड लोड होता है स्ट्रक्चर बनने से पहले लग जाएंगे क्या? नहीं, स्ट्रक्चर बनने के बाद में स्ट्रक्चर पर जो परमानेंट लोड होता है, दैट लोड इज नोन एज डेड लोड। परमानेंट जो भी आएगा, जबकि ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन को वेरी कर सकता है। क्लियर है? ये एक टाइप का टेम्परेरी लोड भी बोल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब दूसरा इसने क्या कहा? डेड लोड इंक्लूड्स, हाँ परमानेंट लोड है, इसका मतलब वहां पर सेल्फ वेट होगा, मतलब सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। सेल्फ वेट का मतलब क्या हो गया? जो भी बीम बनाओगे, कॉलम बनाओगे, स्लैब बनाओगे, उनका खुद का लोड इसमें कंसिडर होगा। एंड प्लस क्या होगा? जो भी परमानेंटली अटैच है, जैसे परमानेंटली आपने कोई भी चीज अटैच कर दी, तो जो भी परमानेंट लोड वहां पर बन जाएगा, ठीक है, परमानेंट लोड जो भी बन जाएगा, दैट विल बी कंसिडर इन डेड लोड। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसके बाद जैसे परमानेंट लोड में अगर एग्जांपल देना चाहें तो हम जैसे सीलिंग्स लगाते हैं, फॉल सीलिंग्स, ठीक है, फॉल सीलिंग्स वाला पार्ट, या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल आपने परमानेंटली स्ट्रक्चर पर फिक्स कर दिया गया, जैसे मार्बल्स लगाए, दैट विल बी कंसिडर इन डेड लोड। जबकि लाइव लोड में जैसे फर्नीचर है, हम बार बार उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड इन लाइव लोड। एंड जिसकी भी पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट विल बी कंसिडर्ड इन लाइव लोड। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये कौन से कोड से डिजाइन होता है? इसके लिए IS 875 पार्ट 1 होता है और इसके लिए IS 875 पार्ट 2 होता है। तो इसके लिए ऑप्शन देखो, डेड लोड इंक्लूड्स सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर। परमानेंटली अटैच है, सेल्फ वेट है, और सुपर इम्पोज कोई भी ऐसा लोड जो उसके ऊपर परमानेंट दे रहा हो, परमानेंट लोडिंग दे रहा हो, दैट टाइप ऑफ लोड इज कंसिडर्ड इन डेड लोड। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव लोड। लाइव लोड के लिए पूछ लिया गया, अभी हम पढ़ के आए हैं। लाइव लोड वेरी इन मैग्नीट्यूड, हाँ करता है, मैग्नीट्यूड में वेरी। पोजीशन टेम्परेरी लोड होता है, पोजीशन भी वेरी करता है। इज एक्सप्रेस्ड एज यूडीएल, हाँ इसको यूडीएल में एक्सप्रेस किया जाता है। जनरली जो डेड लोड कंसीडर किया जाता है वो किसमें कंसीडर किया जाता है? जनरली लाइव लोड जो कंसीडर किया जाता है वो किसमें कंसीडर किया जाता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वन, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। देखो ध्यान से, फिर आपसे अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस सेक्शन के बारे में नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या बोला गया? एक सिंगली रेनफोर्स बीम है जिसमें परमिसिबल स्ट्रेस है वो कंक्रीट में स्टील से पहले पहुंच जाता है। मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है कि कंक्रीट फेल्स फर्स्ट, कंक्रीट फेल्स फर्स्ट। जिसके ऊपर परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंच जाएगा वो मटेरियल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और वो मटेरियल फेल हो जाएगा तो उस टाइप के सेक्शन को क्या बोलते हैं? ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन को हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? इस टाइप के फेलियर को बोलेंगे ब्रिटल फेलियर। कौन मटेरियल फेल हो रहा है? पहले कंक्रीट फेल हो रहा है, और कंक्रीट किस टाइप का मटेरियल है? ब्रिटल टाइप का। तो इस टाइप के फेलियर को क्या बोलेंगे? ब्रिटल फेलियर। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ओवर रेनफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट। परमानेंट डायमेंशन चेंज हो जाना ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज। अब देखो कोई भी मटेरियल बनाएंगे तो उस पर कंक्रीट लगाएंगे, और कंक्रीट लगाएंगे तो कंक्रीट का खुद का क्या होगा? सेल्फ वेट।
और डेड लोड के कारण से डायमेंशन में चेंज होने को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज क्रीप। उसको क्या कहेंगे? क्रीप। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। अब देखो एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, जनरल वर्ड होता है जिसमें हम क्या कह सकते हैं? चांस होता है, चांसेस टू या एलोंगेट, चांसेस टू एलोंगेट, मतलब एलोंगेट होने के चांसेस हो। और एम्बिएट वर्ड भी इसी का सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड है कि इसी के जैसा एक वर्ड है कि जिसमें क्या हो सकते हैं कि कोई भी मटेरियल में स्ट्रेन आ सकते हैं। अब वो जरूरी नहीं है ड्यू टू परमानेंट लोडिंग है, जबकि इसने क्या कहा? परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज, मतलब लोडिंग जो कंक्रीट पर ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की लोडिंग के कारण से जो चेंज आ रहे हैं, और वो किसके कारण? वो क्या हो जाएगा? क्रीप में कंसिडर होगा। नेक्स्ट वन, which IS code details regarding water to be used in concrete, मतलब कौन सा कोड है जो हम कंक्रीट के अंदर वाटर काम में लेते हैं उसको डिफाइन करता है? दैट वन इज नोन एज IS 456 डिफाइंस ऑल लिमिट्स ऑफ वाटर दैट इज यूज्ड इन कंक्रीट। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके अंदर IS 456, IS 565 कोई टाइप का कोड नहीं होता है। क्लियर है? अब यहां से IS 383 को याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट कोड है, दैट इज यूज्ड फॉर कोरस एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, कोरस एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। अब इसके बाद देखना IS, नेक्स्ट IS 3012 क्या होता है? IS 30 स्पेसिफिकेशन देता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ क्रोमियम या क्रोम मैग्नीज भी बोल सकते हैं, क्रोम मैग्नीज। अब क्रोम मैग्नीज क्या होता है? क्रोम मैग्नीज क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील जो बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील जो बनाते हैं उसमें निकल को अगर मैग्नीज से रिप्लेस कर दिया जाता है तो उस टाइप को क्या बोलते हैं? क्रोम मैग्नीज बोलते हैं। ठीक है, इसके स्पेसिफिकेशन के लिए काम आता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो, मोस्ट ऑफ द लोड्स अप्लाइड टू ए बिल्डिंग इज एनवायरमेंटल लोड, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द लोड्स आर डेड फॉलोड बाय लाइव लोड्स। देखो, मोस्ट ऑफ द लोड इसने बोला, देखो स्ट्रक्चर पर कौन कौन से लोड एक्ट करते हैं पहले उनको पढ़ लेते हैं। डेड लोड एक्ट करता है, लाइव लोड एक्ट करता है, एनवायरमेंटल लोड होता है। एनवायरमेंटल लोड में कौन कौन से कंसीडर होंगे? देखना, एनवायरमेंटल लोड में जो स्नो लोड आ सकता है, ठीक है, स्नो लोड आ सकता है, रेन का आ सकता है, अर्थक्वेक का आ सकता है, विंड का आ सकता है, ये सारे टाइप के लोड कंसीडर हो सकते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर में ये बोला गया कि मोस्ट ऑफ द लोड अप्लाइड टू द बिल्डिंग आर एनवायरमेंटल। क्या हम कभी स्ट्रक्चर को जनरली स्ट्रक्चर को क्या इनके लिए डिजाइन करते हैं? हम किसके लिए डिजाइन करते हैं? डेड लोड प्लस लाइव लोड। जितने भी डिजाइन पड़ी है वो किसके लिए की गई है? डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए। अब बात करते हैं, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द लोड्स आर डेड फॉलोड बाय लाइव लोड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, when not specified the volume of steel in RCC work is taken as, देखो जनरलाइज जो रेंज ली जाती है वो आपकी क्या होती है? इसके अंदर ऑप्शन दे रखा 1 to 6% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, दूसरा दे रखा है 2 to 4% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, 4% to 6% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, और नेक्स्ट वन होता है 0.6 to 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। तो जनरलाइज जो सबकी रेंज होती है, जैसे अगर स्लैब की बात करूं तो स्लैब के लिए 0.7 से 1% तक काम में लिया जाता है। कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम के लिए 0.8 से 6% तक काम में लिया जाता है टोटल वॉल्यूम का। और बीम के लिए अगर बात करें तो बीम के लिए बात की जाती है ये 1 से लेकर 2% ऑफ टोटल कंक्रीट वॉल्यूम। और नेक्स्ट वन अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन के लिए काम में लिया जाता है 0.5 to 0.8% ऑफ टोटल कंक्रीट वॉल्यूम। तो इसका मतलब इसकी जो मोस्ट ऑफ द सुटेबल रेंज है वो किसमें आ रही है? डी ऑप्शन में। और आंसर क्या हो जाएगा? 0.6 से 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम। क्योंकि देखो ये भी इसमें लाई कर रहा है, ये भी इसमें लाई कर रहा है, ये भी इसमें लाई कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है बीम का वॉल्यूम बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू टोटल स्ट्रक्चर। तो आरसीसी वर्क में अगर जनरली हम बात करें तो हम ये रेंज मानेंगे 0.6 to 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। नेक्स्ट वन, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज, ये सबको पता है, बात कर चुके हैं 2 से 3 बार इस क्वेश्चन की। जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसको किससे डिटरमाइन करते हैं?
मतलब उसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या होता है, वो उसको दूसरा अल्टरनेट नेम क्या दिया जाता है, दैट इज मॉडुलस ऑफ रप्चर। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट वन, कंक्रीट इज, सबको पता है इसका आंसर। तो स्टार्टिंग में जब हम पहली बार आरसीसी स्टार्ट करते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है, जो कि टेंशन में वीक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, बी ऑप्शन, गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। नेक्स्ट वन, इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज। अब देखो इसने इतना ही स्टेटमेंट दे दिया ओनली कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, किसकी बात कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर आपको काम में लेनी है, ध्यान से सुनना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर आपको काम में लेनी है तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि तीन टाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। फर्स्ट वन फ्लेक्सुरल, सेकंड वन स्प्लिटिंग एंड थर्ड वन डायरेक्ट। क्लियर है? तो देखना ध्यान से, फ्लेक्सुरल को तो हम लेते हैं 0.7 रूट एफसी के, ये लेते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ एफसीआर, और ये लेते हैं 0.5 से 0.625 टाइम्स ऑफ एफसीआर। अब ये बताओ इनमें से कोई भी ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील, कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। इस टाइप की बीम को क्या कहेंगे, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना कि इसने क्या कहा है कि एक बीम है जिसकी टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील है वो ग्रेटर देन है कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। मतलब टेंशन साइड की कैपेसिटी कब ज्यादा होगी, जब टेंशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी कंप्रेशन साइड से, या कंप्रेशन जितना भी दे रहा है उसकी साइड से टेंशन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जब टेंशन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब वहां पर रेनफोर्समेंट भी हमने क्या प्रोवाइड किया, ज्यादा। और जहां पर रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट से ज्यादा होता है उस टाइप के सेक्शन को क्या कहते हैं, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। नेक्स्ट वन, the weight of reinforced concrete is generally taken as, the weight of reinforced concrete is generally taken as, कंक्रीट का वेट कितना लिया जाता है वो पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 24 फॉर पीसीसी एंड 25 फॉर आरसीसी इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2500 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन, with usual notation the depth of neutral axis of a balance section is given by। तो ध्यान से देखना इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, एक कंक्रीट सेक्शन है उसमें हमने ये इसका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया, ये हमारी n हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, b माइनस n। तो यहां पर जो हम इसके लिए हमें क्या पूछा है, अच्छा सॉरी, ये स्ट्रेस डायग्राम है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, हमें स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पूछी है, स्ट्रेस डायग्राम इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो यहां पर कितना स्ट्रेस होता है, T/m, और यहां पर क्या होता है, C स्ट्रेस होता है। परमिसिबल लिमिट हमने ये मानी, तो देखो परमिसिबल लिमिट जब आपने ये मानी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब इसको सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, C/n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D माइनस C/n इक्वल्स टू T/m डिवाइड बाई D माइनस n। तो यहां पर हमारे पास किसके टर्म में आंसर पूछे हैं, T/mc या mc/t की टर्म में, ठीक है। तो देखना ध्यान से, यहां पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d माइनस एन डिवाइड बाई एन इज इक्वल्स टू T/mc। तो देखो ऑप्शन कोई सूट हो रहा है क्या,
इसने क्या पूछा है, ए ऑप्शन दिया है mc/t, तो यहां से हम एक और रिजल्ट निकाल देते हैं, mc/t इज इक्वल्स टू n/d-n, जो सुटेबल हो रहा है वो आंसर लग जाएगा। तो mc/t इज इक्वल्स टू, गलत, ए ऑप्शन दे क्या रखा है, d-n/n। बी ऑप्शन t/mc इज इक्वल्स टू n/d+n, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड वन t/mc इज इक्वल्स टू d+n, गलत है। फोर्थ वन mc/t इक्वल्स टू n/d-n, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स आर। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करके गए थे और यही वापिस आ गया है, क्वेश्चन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कंक्रीट मिक्स पूछा है तो वो कितनी होगी, दैट इज 7, जो कि एज पर IS 456 2000 था और अमेंडमेंट 2013 के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि इसमें एक ग्रेड और ऐड कर दी गई, दैट इज M60, और टोटल नंबर ऑफ ग्रेड विल बी 8। थैंक यू।